चलो जी, देखना शुरू कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि लाइट एक वेव है, फिर कहते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। देखो, ये देखो क्या नाम लिखा है, लुइस डी ब्रोगली। ये एक फ्रेंच फिजिस्ट थे। 1923 में इन्होंने एक और नया सीन क्रिएट कर दिया। और वो सीन क्या था, उन्होंने कहा कि भाई कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैं उनमें भी वेव नेचर होता है। अब ये नई कहानी शुरू करी। अब तक तो हम पार्टिकल को पार्टिकल मानते थे, भाई वेव कहां से हो गया। लेकिन उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं उससे वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। और उन्होंने, जो आइंस्टाइन ने लाइट को एक फोटोन बोला था, यानी पार्टिकल बोला था, उन्होंने फोटोन की वेवलेंथ निकाल के दिखाई और एक और रिलेशन बता दिया, एक रिलेशन टाइप के जो हम करने वाले हैं कि मास और वेवलेंथ तो रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जितने पार्टिकल होते हैं सब में वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर हिलता है तो डांस करते हुए कहां चलते हैं? पार्टिकल्स, है ना। अगर वेव नेचर होता है तो सबको हमें क्या करना चाहिए? हिलते हुए चलना चाहिए। लेकिन हम तो हिलते हुए नहीं चलते, हम तो सीधे चलते, स्ट्रेट चलते। कहां दिख रहा है फिर वेव? लेकिन उन्होंने तो कहा, मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव कर दिया कि हर एक पार्टिकल में वेव नेचर होता है। अब इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टिकल में अगर वेव नेचर है तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल, जैसे हमने वेव में कहा, बस सब कुछ मॉडल, सारे कोई मॉडल ही बन जाओगे फिर तो, बस लहरा लहरा के चलते रहोगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पार्टिकल्स है, स्ट्रेट चलते हुए दिखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैं ये बता रहा हूं कि जितने मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं इनसे वेव एसोसिएटेड है, ये सिर्फ ज्यादा वैलिड है, ये हाईली एक्यूरेट है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वहां पर इसका वेव नेचर हम देख नहीं पाते, क्योंकि वहां पर उसकी जो वेव लेंथ होती है इतनी छोटी होती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो वेव है कि मैटर है, पार्टिकल है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया ना दो ही चीज से बनी है। हम जो कहते हैं ना, ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा ये है, वो मेरा ये है, सब वहम है। सब वहम है। जो पूरी दुनिया है ये दो ही चीजों बनी। और दो चीज है क्या? एक मैटर और एक एनर्जी है। और इस दुनिया में हो क्या रहा है? मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है ना। होता क्या है कि जब कभी कभी देखा है ना, जब हमें कोई काम करना होता है, फिजिकल वर्क करना होता है, एक्सरसाइज करते हैं मान लो, तो ढंग से क्या करते हैं, जूस वूस होता है, कहता है कि भाई मैं तो एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। अरे पिया तो तूने जूस भाई, एनर्जी कहां से आ गई? नहीं, कुछ तो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। और वो लोचा क्या है? हम कहते हैं कि हमने तो पिया जूस, हमने तो खाया ये चीज, और खा के हम एनर्जेटिक फील करते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें हम ले रहे हैं इसमें एनर्जी है ना, तभी तो बोलते हैं एनर्जेटिक है। और हम अनुभव भी करते हैं, ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं, ऐसा लगता भी है कि हम कोई चीज एनर्जेटिक चीजें खाते हैं तो ज्यादा एनर्जी आती है हमें जूस वूस पी करके। तो इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब में कोई ना कोई वेव नेचर जरूर होता है। तो डी ब्रोगली साहब ने, लुइस डी ब्रोगली ने क्या बोला 1923 में कि एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल क्रिएट्स, या क्रिएट छोड़ो, हैव वेव नेचर। है वेव नेचर मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि अ वेव इज ऑलवेज
associated with a moving material particle। जितने भी वेव होते हैं उससे क्या होता है, जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है हर एक से एक वेव एसोसिएटेड होता है जो उसको कंट्रोल करता है। जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर ये ज्यादा वैलिड है, लेकिन जब हम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहां पर फिर हम, जहां पर न्यूटोनियन लॉस ऑफ ओवे होता है, वहां पर हम फिर ये चीजें कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वहां पर हम डील करते हैं लार्ज पार्टिकल से, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एटम के अंदर आते हैं या एटम के साइज के आसपास आते हैं तो फिर यहां पर ये चीज वैलिड हो जाती है ना। तो इसका मतलब, इससे पहले मैं तुम्हें बताया कि जिसको हम समझते हैं मामा, वो मामा नहीं है, वो तो मैटर है। जो है भांजा, वो भांजा नहीं है, एनर्जी है। यानी इस दुनिया में दो ही चीज हो रही है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का सम कांस्टेंट है मेरे ख्याल से, इसीलिए तो उसको दुनिया बोलते हैं। दुनिया मतलब दो, मेड बाय टू थिंग्स। तो सारी की सारी चीजें वहम है, बस एक ही चीज सत्य है, क्या है, मास प्लस एनर्जी। और मास प्लस एनर्जी में हो क्या रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस देखेंगे। ये भी आइंस्टाइन साहब ने दिया था। तो अभी हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, डी ब्रोगली साहब के ऊपर, और जिन्होंने कहा कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है उससे वेव एसोसिएटेड है। और उन्होंने एक रिलेशन भी, फोटोन के लिए उन्होंने एक रिलेशन भी बता के दिखाया, ड्राइव करके दिखाया कि देखो ये तो मास और वेवलेंथ में रिलेशन है। हम भी करके देख लेते हैं। और उसके लिए जैसे हमें पता है कि अगर कोई मान लो वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा, तो एनर्जी कितनी होगी उसके साथ वही एनर्जी एसोसिएटेड विद, या फोटोन लो, विद फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा। कितनी एनर्जी होती है, E कोस्ट होता है H इंटू न्यू, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, या इसको हम फिर न्यू की जगह ले सकते हैं C बाय लैम्डा। तो ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है एक फोटोन के साथ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर फोटोन एक पार्टिकल है तो इसका मतलब वहां पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इफ फोटोन इज अ पार्टिकल, if photon is a particle, if photon is a particle, material particle, then energy associated with it ये एनर्जी भी उसी का होना चाहिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी क्या है, लाइट की स्पीड है। भाई ये भी अगर वेव है तो इतनी एनर्जी है, पार्टिकल है तो एनर्जी इतनी है, दोनों है तो एक ही चीज की एनर्जी। तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो जब दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या चीज आ जाएगी, फिर जब दोनों को इक्वेट करोगे तो वी विल ऑब्टेन द रिलेशन mc स्क्वायर इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो m इंटू सी आ जाएगा आपका h बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा आ गया h अपॉन एम सी, क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसीलिए स्पीड है c। और अगर कोई दूसरा पार्टिकल होता, फॉर अदर पार्टिकल कोई दूसरा पार्टिकल है मान लो, तो c इज रिप्लेस्ड बाय v। c कैन बी replaced by
रिप्लेस्ड बाय v, तो फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। अब एक चीज देखो जी, ये रिलेशन बताता है कि हाउ, ये रिलेशन सबसे पहले क्या बताता है, मास और वेवलेंथ का रिलेशन बता रहा है। यानी ये बता रहा है कि मास और एनर्जी क्या है, मास और एनर्जी तो एक दूसरे से रिलेटेड है इस फार्मूले से। और यहां से एक और चीज दिख रहा है कि ये जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और इस वेव को जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, डी ब्रोगली ने कहा कि इस वेव को मैटर वेव कहना है। नोमेनक्लेचर कर दिया, दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। नाम भूल जाओ तो मेरा नाम से ले देना, डी ब्रोगली वेव। तो इस वेव को मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये फार्मूला भाई डी ब्रोगली ने कहा कि ये चीज जो है मैकेनिकल फिजिक्स में वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मास होता है इनका। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं कोई पार्टिकल लिया फॉर m इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया 1 kg और वेलोसिटी ले ली कुछ भी, मान लो 10⁶ मीटर पर सेकेंड ले लिया, इतनी स्पीड से चल रहा है, बहुत ही हाई स्पीड ले ली मैंने। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू इस तरह से कुछ होती है -34, बताया आपको। और यहां पर अगर मैं लैम्डा निकालूं तो लैम्डा आएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 1 और इंटू 10⁻, ये हमारा m इंटू वेलोसिटी ले ली मैंने 10⁻6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आया 6.67 इंटू 10⁻, कितना, ये तो और कम आ गया, देखो माइनस, ये हो गया माइनस लगभग हमारा 40 मीटर। भाई ये तो जीरो ही मान लो से, क्या मान लो से, जीरो मान लो। अगर आप मिलीग्राम में भी लेते हो, ग्राम में भी लेते हो, तब भी जो पावर है बहुत कम आएगा, तब भी पावर जो है वही -30 के आसपास आएगा। और ये का मतलब है कि लगभग जीरो। इसीलिए क्या होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वेव नेचर वहां भी होता है, लेकिन उनके मूवमेंट से कितनी भी हाई स्पीड कर लोगे, उनके मूवमेंट से जो वेव क्रिएट होती है उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि हमें लगता है पार्टिकल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। लेकिन मॉडलिंग तो वो भी कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉडलिंग हम देख नहीं पाते। लेकिन यही मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं कि सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी को अगर मान लो मैं यूज करता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हो गया मान लो 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻27 kg, -31 kg होता है इसका शायद, -31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। और मान लेते हैं वेलोसिटी वही 10⁻6 मीटर आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। या पुट करके देखो ना भाई कितना आता है। तो लैम्डा जो आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर अब लगभग आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻34 और यहाँ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6 अपॉन 9.1 इंटू, और यह आ जाएगा आपका कितना पावर हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा लगभग आपका -31 और 6 आ जाएगा -25 और नीचे है डिनोमिनेटर में है 10⁻25, ऊपर है -34, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू, और ये आ गया 10⁻ लगभग आपको -9 का मतलब लगभग कितना हो गया, नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर। तो ये चलो ठीक है, इतना तो हम पढ़ते हैं, इतना तो हो सकता है। चलो इसका मतलब यहां भी अगर देखा जाए तो कितना कम है, इलेक्ट्रॉन
वेवलेंथ तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी देखो, इलेक्ट्रॉन में भी ये जो वेवलेंथ है काफी कम आ रही है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर वेवलेंथ कुछ आई, नैनोमीटर, क्योंकि लाइट की बहुत सारी जो लाइट होता है उसमें बहुत सारी इसकी वेवलेंथ इस रेंज में आती है ना। तो इसका मतलब ये ठीक है, यहां तक काम चले, लेकिन ये तो बहुत कम था ना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे ये वेव प्रॉपर्टी होती है मूविंग मटेरियल के पास, ये सिग्निफिकेंट कहां जाती है, ये सिग्निफिकेंट हो जाती है कहां पर, जब पार्टिकल की मास बहुत कम हो। और ऐसा कब होता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरफ जाते हैं, तो वहां ये फार्मूला ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसको कहते हैं, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखा था, उसको कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया, मैथमेटिकल कोई प्रूफ नहीं है। हाइपोथेसिस कल्पना कर दी, और ये कल्पना बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल सही है। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। उसके बाद क्या है देखो, जैसे यहां पर हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली किसी भी मटेरियल पार्टिकल की, तो था ये लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एल बी। अब इस फार्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, या डी ब्रोगली ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल के देखी कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक फार्मूला ड्राइव किया। सपोज करो, अब यहां पर देखो दो तीन, इसमें आपको मैं 2-3 फार्मूले बताऊंगा, वो आपको याद करना है। बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है जो इससे रिलेटेड है, और वो है क्या देखो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली wavelength of electron, डी ब्रोगली wavelength of electron। अब उसको सपोज करो कि लेट इलेक्ट्रॉन is accelerated under a potential difference of V, कैपिटल V मान लेते हैं, फ्रॉम रेस्ट, है ना। मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया और रेस्ट से एक्सेलरेट किया, एंड स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब वो, ये सपोज करो इस तरह से, ये लो पोटेंशियल है और यहां हाई पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेलरेट किया गया। जब यहां से बाहर निकला तो इसकी वेलोसिटी v थी, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया अंडर पोटेंशियल डिफरेंस v। तो फिर वर्क कितना हुआ इस पर देखो, वर्क जो हुआ ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू चार्ज, और चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, E। अब ये वर्क क्या करेगा, दिस वर्क इज यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क होगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, क्योंकि इनिशियल तो उसकी स्पीड 0 थी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी इंक्रीज इन के ई, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वही होगी जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो उसकी 0 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हाफ mv² इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहां से v निकालोगे तो आएगा 2ve/m का रूट। ये वेलोसिटी आ गई कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं और लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज v,
तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, और इतनी जब उसकी वेलोसिटी होगी तो फिर वेवलेंथ कितनी होगी? कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो आपको फार्मूला मैंने बता दिया, h/mv। अब यहां पर आप क्या करो, आप v की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दो 2ve/m, अंदर ले आओ उसको, तो ये आ जाएगा आपका h/, अंदर स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर जाके m स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक m है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से 2ve/m²। ये अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2ve/m। देखो ये डी ब्रोगली ने एक फार्मूला बताया, इस फार्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले को यूज करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, इसकी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या है देखो, अगर मैं यहां पर लैम्डा की वैल्यू डाल दूं, एच की वैल्यू डाल दूं, ये डाल दिया, और 2 और कैपिटल वी मुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये 1.6 इंटू लगभग इतना होता है -19, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये लगभग आएगा, देखो कितना, 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन √v। तो ये आपका आ गया लगभग 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। ये उन्होंने थ्योरेटिकली एक फार्मूला बताया कि इस फार्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता कर सकते हो। अगर आपको यह पता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट किया है, सपोज करो उसको 30 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया, 30 डाल दो, 40 पे क्या, 40 जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस पे आपने इसको एक्सेलरेट किया वो पोटेंशियल डालो, आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पता लग जाएगी। उन्होंने कॉपी किताब लिया और बैठे बैठे फार्मूला बना के दे दिया। ये देखो, ये है, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डी ब्रोगली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन था ये, ठीक। अब देखो एक चीज कि ऐसा कोई जरूरी है क्या, ये जो फार्मूला है हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करें? क्या जरूरी है ऐसा? भाई मान लो और मैं इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज लेता हूं, उसको एक्सेलरेट करता हूं, चार्ज चाहिए ना मुझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई भी चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल लेता हूं, फॉर अदर पार्टिकल, कोई दूसरा पार्टिकल लेता हूं, तो दूसरे पार्टिकल के लिए E को रिप्लेस कर दूंगा Q से, और M मान लो उसका जो भी है, M है या मास उसका मैं M मान लेता हूं, E की जगह Q, तो फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2v Q और M। ये तो इसमें अगर आप देखोगे तो V, Q, M ये तीन चीजें वेरिएबल है, बाकी H और H ही एक रह गया तो वो कांस्टेंट है ना। तो यहां से आप क्या दिख रहा है कि जो यहां पहले भी फार्मूला था, ये भी है, सेम चीज है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितनी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी भी चार्ज को, बाकी पर्टिकुलर चार्ज के लिए Q और M तो कांस्टेंट होगा ना, है ना। तो वेरिएबल सिर्फ क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर किसी भी चार्ज को अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है मूविंग चार्ज की, तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपने उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया है। समझ में आ गया तक? अब देखो क्या है, इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ देखो कैसा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया फार्मूला था हमारा
लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2v q और m। ये अगर मैं सपोज करूं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसके बीच में, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं वेवलेंथ और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v के बीच में, तो यहां से दिख रहा है ना, मैंने बताया था आपको कि ये प्रोपोर्शनल किसके, अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ v के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बाद तो एक ही है। बट कोई चीज अगर हम बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ v यानी पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली है, तो 1 अपॉन अंडर रूट v के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो इसका मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v के बीच में, ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए, आना चाहिए ना ये। और देखो ये ग्राफ में लैम्डा और v के बीच में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, अगर v और लैम्डा और v के बीच में ड्रॉ करूंगा तो फिर तो ऐसा आएगा इस तरह से, यानी एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर जो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं वो वेवलेंथ और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कर रहा हूं, तो ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट। अब इस ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है, y अपॉन x होता है ना, तो y है यहां पर, ये x है यहां पर, ये तो स्लोप इसका होना चाहिए लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v होना चाहिए ना। v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V मान लो। और अगर आप इस फार्मूले से देखो तो लैम्डा अपॉन 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो h अपॉन अंडर रूट ऑफ v और इनटू अंडर रूट ऑफ 2qm, ऐसे लिख सकता हूं उसको, है ये v है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लैम्डा अपॉन इस पूरी चीज को नीचे अगर ले जाओ तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इक्वल आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इक्वल आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2qm। तो हम इस तरह से इसका स्लोप, ये देखो अगर स्लोप ही हो गया तो इसका मतलब ऐसा कहीं में ग्राफ दे दिया, मान लो लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, और कहें कि इसका स्लोप किसके इक्वल है, तो इसका स्लोप जो इक्वल है वो है इस चीज के इक्वल, देखो ये, यानी आपको इसका एंगल मान लो अगर थीटा है तो आपने स्लोप क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया आपने tan थीटा, और tan थीटा जो आपका आ गया वो हो गया आपका h अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, और यही इक्वल है किसके, यही इक्वल है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2qm के, इस तरह से, है ना। तो कभी भी अगर हमें दो ग्राफ की कंपेयर करने को बोलेगा, मान लो इसी में अगर मैं दो ग्राफ बना दूं, सपोज करो दो ग्राफ बना दूं, कैसे, इसी को मैं थोड़ा सा इसी में चेंज कर देता हूं। अगर मैं दो ग्राफ बना दूं, और दो ग्राफ है क्या, एक ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा, दिस इज फॉर चार्ज ए, और दूसरा ग्राफ बना दिया ऐसा, दिस इज चार्ज फॉर बी, दिस इज फॉर चार्ज बी, है ना। तो स्लोप इसके इक्वल होता है, तो दोनों ग्राफ का अगर देखोगे तो स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों में h अपॉन अंडर रूट ऑफ t तो है ही, 2 तो है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ, तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा इसका q2m2, यानी कि चलो इसको a से लिखता हूं ऐसे, अंडर रूट ऑफ q b m b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q a m a। इस तरीके से आप स्लोप का रेशियो निकाल करके चार्ज का रेशियो निकाल सकते हो। ऐसे बोलो अगर मान लो एक का एंगल ले लिया मैंने थीटा ए, तो यहां लिख दूंगा tan थीटा ए, फिर tan थीटा बी। अब एंगल देखा होगा, मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहां डाल दो, तो जो उनके स्लोप का रेशियो वो ही होगा, वही वो इनवर्स होगा किसके, उनके चार्ज और मास के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। तो इस तरीके से हम चार्जेस को मास को कंपेयर कर सकते हैं, चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह का अगर हमें फार्मूला रखा होगा तो इसको यूज करके, यानी चार्ज और मास का प्रोडक्ट होगा और स्क्वायर रूट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका, जो अगर हम स्लोप का रेशियो निकालेंगे तो डिवाइड करके हम ऐसे निकाल देंगे। समझ में आ गया तक। अब उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरा चीज है अब इसमें देखो दूसरी चीज है
लैम्डा जैसे इक्वल हमने लिखा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 v q और इंटू m, और v इंटू क्यू क्या होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही तो था। ये हम सीधा बोल सकते हैं ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एनर्जी के, ये इक्वल है एनर्जी के। u लिख दिया चलो, वेयर u इक्वल्स टू v इंटू क्यू। v क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी हो सकती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है वो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये फार्मूला हो गया। तो यहां से अगर आप देखो तो अगर इसका स्लोप निकालो, देखो इसमें एक चीज क्या है, यहां पर h कांस्टेंट है, m अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां जो अगर मैं लैम्डा निकालूं तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? अंडर रूट ऑफ u इंटू एम, u इंटू एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि रूट 2 तो कांस्टेंट है, या 2 भी डाल दो, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 अंडर रूट ऑफ 2 u m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कहीं भी आपको अगर ग्राफ दे रखा हो, किसके बीच का ग्राफ? देखो जी, देखो अभी मैंने ग्राफ एक बनाया था आपको, वो था किसके बीच में? लैम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं लैम्डा और u के बीच में, एनर्जी के बीच में, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v के बीच में। ये u पोटेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ u यानी कि एनर्जी के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। अभी देखो यहां फार्मूला हमने क्या देखा था कि यहां से जो हमारा लैम्डा आया था वो इक्वल था h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 um, है ना। तो यहां से अगर हम लाइन खींच दिया तो ये क्या दिख रहा है? डायरेक्ट ये जो है लैम्डा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 ऑफ अंडर रूट ऑफ u के। जैसे अभी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v था, ऐसे ही है सेम चीज, बस यहां पर हमने क्या करा है? u किसकी जगह डाल दिया है? v इंटू क्यू की जगह। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। ये तो यहां का आप स्ट्रेट आ गए यहां पे। तो यहां का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके गोल होगा? लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ u। और अगर इसको यूज करके अगर निकालोगे तो लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ u इक्वल आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ m। यहां चार्ज की कहानी खत्म, चार्ज की कहानी खत्म। तो अगर कभी भी ग्राफ दे रखा है किसके बीच में? वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, या जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी उसके बीच का ग्राफ अगर दे रखा है तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी ये चीज आ जाएगा आपके इक्वल h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m। इसके इक्वल आ जाएगा इसका स्लोप, h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m। और अगर मान लो मुझे कभी, जैसे पहले किया था मैंने, कि अगर मुझे दो ग्राफ की कंपेयरिंग करनी है, दो ग्राफ की कंपेयरिंग करनी है, कैसे? जैसे ग्राफ A, दिस इज ग्राफ B, मान लो इसका थीटा 1 या थीटा A, इसका B, और इसका एंगल ले लिया थीटा A, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, या इसको मैं कर देता हूं A अपॉन B। तो यहां से क्या होगा? h और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या था? देखो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2um, है ना। तो यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे दोनों का स्लोप, तो स्लोप किसके इक्वल था? लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ u। यहां जो स्लोप आ जाएगा आपका वो इक्वल होगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m के, यही लिखा था पीछे। तो h अगर दोनों का स्लोप की कंपेयरिंग करोगे तो h और 2 तो दोनों में आ रहा है, तो बचा क्या? खाली दोनों का अलग अलग क्या होगा? मास ही तो अलग होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहां पर अंडर रूट ऑफ, एक साथ लिख देते हैं, एम बी अपॉन एम ए। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यहां पर ये स्लोप चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। वहां था चार्ज और मास का प्रोडक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के, यहां सिर्फ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास। अगर ग्राफ दे रखा है वेव, डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो उसका स्लोप सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m के, तो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप हम निकालेंगे। अब इसमें देखो एक और तीसरी चीज बता रहा हूं
तो दो चीजें मैंने आपको अब तक बताई इसमें, एक किसके बीच का बताया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और दूसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा बताया डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी, और उसका स्लोप हमने देखा कि स्लोप क्या आता है। अब आते हैं देखो एक और चीज, वो क्या चीज है देखो, वो है ये चीज कि जो हमारा लैम्डा है ये इक्वल था h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2u और m, है ना। और u क्या था, u था इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, जो एनर्जी उसको हम दे रहे हैं, और मान लो उस एनर्जी से उसका टेम्परेचर रेज कर रहा है। अब एक चीज जरूरी है कि उसको एनर्जी हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में दे, एक्सेलरेट कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड से कराएं, ऐसा कोई जरूरी है भाई। मान लो उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो भी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, तब भी तो स्पीड बढ़ेगी, तब भी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज होगी। तो एक फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी एसोसिएटेड, किसी भी एनर्जी एसोसिएटेड टू अ मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है, याद है, F/2 kb इंटू टी। U इक्वल्स टू, ये एनर्जी होती है टेम्परेचर के साथ, U इक्वल्स टू F/2 kBT, या F क्या है, F है यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद करो 11th का कौन सा टॉपिक याद है, वही है। तो F/2 kBT, और व्हाट इज F, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने का तरीका है, जो गैस कांस्टेंट होता है यानी कि R, केमिस्ट्री में आपने सर पढ़ा हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो गैस कांस्टेंट है उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो जो चीज आएगा उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एनर्जी एसोसिएटेड है किसके साथ, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब मान लो मैं मोनो एटॉमिक गैस लेता हूं, मोनो एटॉमिक गैस, अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एटम के लिए कर रहा हूं। वो भाई डी ब्रोगली ने तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज को एक्सेलरेट किया, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब एटम को अगर हमें मूव कराना है तो उसको थोड़ी हम उसमें एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल होता है ना वो, तो उसका तो एक ही ऑप्शन है, उसको हीट करो, हीट से भागेगा, एनर्जी लेगा भागेगा, एनर्जी लेगा भागेगा। वही आप यहां पर कहां कर, यहां पर हम कर रहे हैं। तो अगर हम एटम की बात करेंगे, अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात करते हैं, देखो अगर मान लो मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3। तो U जो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2 kBT। यहां पुट कर दो इसकी वैल्यू को, U को, कितना आ जाएगा फिर ये, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 और 3/2 kb इंटू टी, kb इंटू टी, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया H अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 kb इंटू टी, ये आ गया। और यहां से हमें ये दिखता है कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, टेम्परेचर के। तो अगर कहीं पर भी आपको अगर ग्राफ दे दे, एक और ग्राफ देखो बना के दिखा रहा हूं, एक और ग्राफ दे दे, कौन सा ग्राफ, अगर आपको ग्राफ देता है किसके बीच में, ग्राफ देता है लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के बीच में, तो स्ट्रेट आएगा क्योंकि यहां से दिख रहा है, और इसका जो स्लोप है, स्लोप वो इक्वल आएगा H अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, और ये इक्वल होगा यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 kb और व्हाट इज kb, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये तो फिक्स होगा, अब ये तो फिक्स होएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी गैस हो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होगा, डाई के लिए कुछ और होगा, ट्राई के लिए कुछ, लेकिन पर्टिकुलर गैस का
अगर हम ग्राफ बनाएंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए लैम्डा और 1/√T के बीच में, तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो ये अच्छा इसमें एक और चीज था भाई, लैम्डा जो था हमारा ये था h/√2um ही था इसमें, तो इसमें थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, m और होना चाहिए यहां पर, तो m और होना चाहिए यहां पर, m इज द मोलिक्यूलर मास, m इज द मोलिक्यूलर मास, तो यहां का जो स्लोप है वो इसके इक्वल आएगा, m और कर दो उसमें, m इज द मोलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास। और अगर आप यहां पर R लिखते हो, गैस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह R यूज करते हो गैस कांस्टेंट, तो यहां पर आपको मोलर मास लेना पड़ेगा, यह है मोलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है लैम्डा अपॉन 1/√T, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√3 टाइम्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। अगर आप गैसियस मोलिक्यूल, अगर आप यहां पर भी दो ग्राफ अगर बनाते हो, दो अलग अलग मोनोएटॉमिक गैस का, भाई मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, 3 तो सब में फिक्स होगा ना, एक में 3 हो जाएगा, एक में 5 हो जाएगा, एक में 7 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो अलग अलग क्या रहा सबका m। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी तो सबका सेम ही होता है, सेम ही होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा सबका भाई, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी फिक्स ही होगा, तो यहां एक ही चीज रहा ना वेरिएबल, फिर क्या m। तो इसका मतलब अगर हम दो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए, एक ये ले लिया और दूसरा चलो मैं अलग कलर की गैस लेता, ये ले लिया मैंने A और B, तो यहां जो स्लोप होगा tan θA अपॉन tan θB, इनवर्सली किसका है, देखो यहां पर क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, ये और ये तो दोनों में सेम है, सेम आएगा, तो ये जाएगा खाली √MB अपॉन M, ये सीधा आपको याद रखना है बस। ये चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायएटॉमिक हो, चाहे ट्राइएटॉमिक के लिए हो, सबके लिए ही आएगा, सबके लिए आएगा। और खाली एक पर्टिकुलर उसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप विल बी इक्वल टू दिस 1/√3 KB इंटू m। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से जो वेवलेंथ है वो चेंज होता है विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस से उसको रिप्लेस किया, फिर उसको हमने एनर्जी वाले के टर्म्स में यूज करी, फिर उसको हमने टेम्परेचर के टर्म्स में यूज किया। ये 3 चीजें हमने यहां पर करी, समझ में आया ये चीज। तो इस तरीके से हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का वेरिएशन देखा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का। पहले इलेक्ट्रॉन का लिया, फिर हमने देखा किसी भी पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं, फिर हमने एटम्स का भी निकाल के देखा टेम्परेचर के साथ जब उसकी स्पीड वेरी करेगी तो ये हमने डी ब्रोगली वेव निकाला। अब आते हैं, देखो ये जो डी ब्रोगली का थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोबारा से अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो जो हमने थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, इसी को फिर बाद में 2 साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम फेमसली, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई बच्चों, जो हमने अभी तक डी ब्रोगली ने बताया था, हमें थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी उन्होंने ऐसे मान लो कि कॉपी किताब पे फिर बैठ करके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल दी। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली फिर प्रूव किया था डेविसन जर्मर ने, जिसको कि हम कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसको, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था ये एक्चुअली में डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो 1935 में डेविसन जर्मर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में था क्या, देखो यहां ये लोग ने एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया और इस टंगस्टन के फिलामेंट को यूज किया उन्होंने एज अ इलेक्ट्रॉन गन। इसको यूज किया इन्होंने एज अ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इसको यूज किया है। लो टेंशन की बैटरी थी, लो वोल्टेज की। और यहां पर इन्होंने इस तरह से एक लेड कैविटी यूज करी, लेड कैविटी यूज करी। इस तरह से इन्होंने यहां पर एक लेड कैविटी यूज करी और इसको एक्ट कराया एज ए कैथोड। और उसके बाद यहां पर उन्होंने इसको कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी से जोड़ दिया। तो काफी हाई वोल्ट की बैटरी रही होगी, काफी हाई वोल्ट की बैटरी रही। और इसको यहां से इन्होंने यहां से जो था ये चीज, ये इलेक्ट्रॉन गन है। यहां से इलेक्ट्रॉन गन, ऐसे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग होगी और ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, यहां से पास करेगा। तो यहां इन्होंने क्या करा, इसके सामने में एक परफोरेटेड एनोड यूज किया। परफोरेटेड एनोड का मतलब एक ऐसा एनोड जिसमें बहुत ही माइन्यूट होल होगा और इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना होगा। तो ये हाई पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये एनोड है। और ध्यान रखना ये हाई वोल्टेज है, काफी ज्यादा हाई वोल्टेज है। और ये यूज किया इन्होंने एज ए कैथोड और ये लो वोल्टेज है। और इन्होंने यहां पर ये जो चीज है ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ये, तो यहां से इन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करी यहां से। और उसके बाद इसको एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए, एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने यहां पर क्या करा, यहां पर एक कोलीमीटर या इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड लाइट एज ए एनोड यूज किया। और इसका बहुत ही हाई वोल्टेज था और ये वेरिएबल वोल्टेज है। ये वोल्टेज कैसा है, वेरिएबल है, यानी कि जो ये जो एनोड है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा अलग अलग वोल्टेज पे, या हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे अलग अलग वोल्टेजेस पे। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, यहां से टू प्रोड्यूस, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहां से फाइन बीम इलेक्ट्रॉन की निकली, उसकी इन्होंने बम्बार्डिंग करी निकल क्रिस्टल के ऊपर। ये क्या था, ये था निकल, ये निकल क्रिस्टल था, निकल क्रिस्टल, यानी इसकी इन्होंने बम्बार्डिंग करी निकल क्रिस्टल के ऊपर। और यहां पर ऐसे इन्होंने यहां पर एक सर्कुलर स्केल लगा दिया और सर्कुलर स्केल पे लगाया इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर करेगा क्या, जो इस निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड हो रहा होगा उसको डिटेक्ट करेगा। तो मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहां से था, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा होगा उसको उसने मेजर करके बताया कि भाई इस एंगल पे, ये जो एंगल है इस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं। और अलग इसको ऐसे सर्कुलर स्केल पे ऐसे रोटेट किए इसको अलग अलग स्केल पे। तो यहां से स्केल पे हम रोटेट करके बता सकते हैं, या डिटेक्टर में बताएगा कि पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये फाई यहां पर क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं ये उसको हमें बताएगा। कौन बताएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। ये क्या था इसमें, एक और समझ लो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे अलग अलग वोल्टेज पे, अभी देखेंगे क्या करा उन्होंने। और उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन को रख दिया एक लेड कैविटी के अंदर, जिसको उन्होंने एज ए कैथोड यूज किया और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। और हाई वोल्टेज भी, हाई वोल्टेज की बैटरी यहां पर उन्होंने एनोड यूज किया, और एनोड को यूज किया एज ए परफोरेटेड लेड, यानी कि जिसमें जहां से बाहर जो निकला वो फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक के पीछे एक, ऐसे उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने की कोशिश करी कि सिंगल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इसलिए उन्होंने यहां पर परफोरेटेड लाइट यूज किया और फिर उसकी बम्बार्डिंग करी सिंगल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकल क्रिस्टल के ऊपर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को उन्होंने डिटेक्ट करके देखा अलग अलग एंगल्स पे कि अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से स्कैटर्ड हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये है
कि अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है तो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, सबकी इंटेंसिटी लगभग सेम होनी चाहिए। अब देखो उन्होंने करा क्या और क्या उन्होंने पाया। ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये लगभग उन्होंने 44 वोल्ट से स्टार्ट किया और 68 वोल्ट तक ले गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन को पहले मान लो इलेक्ट्रॉन के बीम को उन्होंने 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया और इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हो रहे थे डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पे, डिटेक्टर को रोटेट कर करके देखा कि वो डिफरेंट एंगल्स पे कितने जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितने वोल्टेज पे, 44 वोल्ट पे। फिर वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा, वोल्टेज को चेंज कर दिया। जैसे मान लो 44 की जगह 48 वोल्ट पे किया, यानी इलेक्ट्रॉन को 48 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया और मारा इसके ऊपर निकल क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्डिंग करी। फिर वही काम किया, रोटेट कर करके देखा कि डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है। फिर यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर दूसरा वोल्टेज लिया, मान लो 54 वोल्ट पे किया। फिर वही प्रोसेस किए, अलग अलग एंगल्स पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी नोट करी और यही चीज उन्होंने अलग अलग डिफरेंट वोल्टेजेस पे लेकर के 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक अलग अलग वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग करी, एक्सेलरेशन करा, एक्सेलरेट किया और इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ किया और उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे, एंगलों पे स्कैटरिंग पे, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो नॉर्मली ऐसा हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो जो स्कैटरिंग होना चाहिए लगभग इक्वली होना चाहिए, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी होगी पर पर्टिकुलर वोल्टेज भी, चाहे वो 48 हो, चाहे 46 हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह क्या हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पे स्कैटर्ड होने की। लेकिन यहां तो उन्होंने कुछ गड़बड़ चीज देखी और वो गड़बड़ चीज क्या देखी मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये डायग्राम यहां से मिटा रहा हूं, अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह बोर्ड पे है नहीं, तो यहां से मैं डायग्राम को हटा करके जो बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी है कि उन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी। अब मेन आते हैं मेन मुद्दे पे, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि उन्होंने करा क्या ऐसा कर करके और क्या चीज उन्होंने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने फिर ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने एंगल ऑफ स्कैटरिंग और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम के बीच में डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस पे, जैसा भी उनका आया था। तो पहला कहां से स्टार्ट किया, मान लो 48 वोल्ट से, तो ग्राफ लगभग उनका जैसा एक्सपेरिमेंट में होगा वैसा आया। फिर उन्होंने क्या करा, यही चीज ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो उन्होंने 50 वोल्ट पे किया, चलो पहले 44 वोल्ट पे लेते हैं, फिर 48 पे लेते हैं, चलो तो ग्राफ थोड़ा इस तरह से आया। इंटेंसिटी और वही फाई के बीच का एंगल है, स्कैटरिंग एंगल। फिर वही चीज उन्होंने अलग एंगल ले लिया, फिर फाई ले लिया और आई ले लिया और ग्राफ ड्रॉ किया उन्होंने 50 वोल्ट पे और ये ग्राफ इनका थोड़ा इस तरह से आया। फिर उन्होंने एक और काम करा, एक और चीज देखा उन्होंने कि 54 वोल्ट लिया पे एक्सेलरेट किया और फाई और आई के बीच का एंगल नोट किया, तो ये इस तरह से आया। फिर और वोल्टेज बढ़ाया तो ग्राफ उनका जो आया वो मान लो इन्होंने जो है 60 वोल्ट पे ले लिया, तो ग्राफ उनका थोड़ा इस तरह से आया, इंटेंसिटी और इसके बीच में, फाई और के बीच में। फिर थोड़ा और कर दिया और मान लो 68 वोल्ट मैंने ले लिया, फिर ग्राफ ड्रॉ किया फाई और आई के बीच में, तो ग्राफ इनका वैसे पहले था लगभग वैसे ही आ गया था दोबारा से, जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी। अब देखो ये जो ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया अलग अलग वोल्टेजेस पे, इन ग्राफ में उन्होंने क्या देखा, क्या हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर होगा, तो चाहे वोल्टेज कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर तो ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, स्कैटरिंग एंगल पे, देखो ये बंप इंक्रीज करता जा रहा है और ये बंप मैक्सिमम हो जाता है, उन्होंने पाया कि 54 वोल्ट पे। यानी कहने का मतलब उसके बाद फिर और वोल्टेज बढ़ा तो फिर बंप का दोबारा से घटना स्टार्ट हो गया और फिर ये 68 के बाद फिर वैसे ही हो गया जैसे 44 के आसपास था, वोल्टेज के पास था। तो उन्होंने वही देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये पता है कि ये जो उन्होंने पाया कि ये जो एंगल था ये सब जगह क्या था, 50 डिग्री, फाई जो था वो 50 डिग्री, 50 डिग्री, सब जगह से 50 डिग्री, फाई सेम था सब जगह। तो उन्होंने ये पाया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे स्टार्टिंग में
वोल्टेज को बढ़ाने से उसी एंगल पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम बढ़ती जा रही है फिर घटती जा रही है, इस तरह से हो रहा है। अब उन्होंने भाई बताया कि ऐसा फिर हो क्यों रहा है, तो देखो इसका रीजन एक ही होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास जो वेव नेचर है उस वेव की जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती होगी वो चेंज होती होगी, है ना, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज पे वेवलेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि स्पीड अलग होगी तो वेवलेंथ अलग होगी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अलग हुआ तो स्पीड अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर एंगल पे मान जैसे वहां पर 50 डिग्री पाया स्कैटरिंग एंगल पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक ऐसी कंडीशन आई होगी, जो ये कंडीशन है 54 डिग्री पे जब 54 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया होगा उसी एंगल पे क्या बन गया होगा, जो डिफरेंट लेयर्स से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, अब यहां पर वर्ड यूज करेंगे हम डिफ्रैक्ट, जो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं उस डिफ्रैक्शन की वजह से डिफरेंट लेयर से इलेक्ट्रॉन वो उसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से 50 डिग्री एंगल पे स्कैटरिंग एंगल पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। और अगर और फर्दर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उसी जगह पे फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जगह फिर दूसरा फ्रिंज बन जाता होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक ही जगह पे क्या होगा, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो एक ही जगह पे मैक्सिमा मैक्सिमा फिर सेकेंडरी मैक्सिमा फिर टर्सरी मैक्सिमा इस तरह से बनता जाएगा। हमें पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 54 जब इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया होगा और 50 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा तो उस केस में वहां पर स्क्रीन के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा और उसकी वजह से वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो रहा होगा। तो क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने इसको, दिस वॉज ड्यू टू देयर इज लिखेंगे देयर इज maximum intensity of scattered beam when electron was accelerated at 54 volt. There is maximum intensity of scattered beam when electrons were accelerated at 54 volt was due to constructive interference। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस of the electrons scattered from different layers of nickel crystal, layers of Ni crystal। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसकी वजह से वहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। और जो इंटरफेरेंस होता है वो किसमें होता है, इंटरफेरेंस होता है वो वेव नेचर में होता है ना। तो दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल के देखते हैं कि भाई इससे जो इलेक्ट्रॉन आए कि जो वेव नेचर होगा तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी तो होगी। अब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके वेवलेंथ के लिए थोड़ा सा हम एक दूसरा लॉ यूज करेंगे, या उन्होंने दूसरा लॉ यूज किया। और उसके लिए सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेसिकली वो डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि मान लो ये मैंने निकल क्रिस्टल लिया, ये निकल क्रिस्टल के एटम्स हैं, दिस आर द एटम्स ऑफ द निकल क्रिस्टल, और इनके डिफरेंट लेयर्स है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन बीम आया और ये स्कैटर्ड हुआ, यहां से इससे स्कैटर्ड हुआ है। दूसरा मान लो यहां से आया और यहां से स्कैटर्ड हुआ, इस तरीके से स्कैटर्ड हुआ। ये दूसरा लेयर है, मान लो यहां से स्कैटर्ड हुआ इसकी। तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये भी आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा। और ये है ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है। और ये जो होगा ये जो दो लेयर मैंने लिए, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग।
निकिल के लिए डिस्टेंस होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग होता है, क्योंकि उन्होंने निकिल को यूज किया, तो निकिल की ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है ना, उसको वो लगभग होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये जो डिफरेंट लेयर से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर पड़ रहा होगा या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर पड़ रहा होगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पर। यहां पर पाथ डिफरेंस होगा कितना? आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो है, जैसा मान लो मैंने इसको ले लिया पॉइंट के, इसको ले लिया एल, इसको ले लिया एम, तो जो पाथ डिफरेंस होगा यहां पर डिफरेंट लेयर्स का पाथ डिफरेंस ये होगा के एल प्लस एल एम, ये पाथ डिफरेंस होगा। अब एक चीज पता है वो के एल कितना होगा? ये यहां से मैंने देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मिला दिया इसको, ये डी होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? यहां लिख देता हूं बाहर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये बेस है। केएल जो होगा आपका ये कितना होगा? बेस जो होता है हाइपोटेन्यूज का साइन कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये आपका केएल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, और ऐसे ही ये भी होगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आपका डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा 2d साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस आ गया। देखो अगर निकिल क्रिस्टल के दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं d मान लूं, तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? पार्ट डिफरेंस हो गया 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा हो गया यहां पर, है ना। तो इसके बाद एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? ब्रैग्स इक्वेशन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ब्रैग्स इक्वेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है। तो ब्रैग्स इक्वेशन के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2d sin थीटा इज n लैम्डा। भाई हमें पता है ना, अब उसमें ब्रैग्स की क्या जरूरत है, हमें खुद ही पता है ये चीज कि अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लेते हैं, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे तो n हो जाएगा 1, तो 2d साइन थीटा ये आना चाहिए लैम्डा के इक्वल। अब एक चीज और देखो, अभी मैंने डायग्राम बनाया था अभी इसमें, तो उसमें थीटा निकालते कितना हो। एक चीज देखो, ये थोड़ा सा और यहां बना देता हूं, क्योंकि ये था लोअर लेयर और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आया था, यहां से ऐसे स्कैटर्ड हुआ था। ये एंगल मैंने आपको थीटा बताया था, ये एंगल ही मैंने आपको थीटा बताया था, और ये एंगल होता फाई, विच इज स्कैटरिंग एंगल। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें कि थीटा अलग से निकाल देते हैं। देखो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 5/2, और डेविसन जर्मर ने क्या पाया था कि 50 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। तो 5 की जगह यहां पर अगर हम 50 डालते हैं तो 180 माइनस 50/2 ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस थीटा को हम यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करता हूं, देखो तो क्या होगा, 2d आए निकल के लिए d कितना होता है, अभी बताया था 0.91 होता है एंगस्ट्रॉम में, और यह आ जाएगा साइन 65 इक्वल्स टू लैम्डा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगभग आ जाएगा 1.66 समथिंग कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पहले क्या करा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पता किया, किस एंगल पे मैक्सिमम एंगल देखा उन्होंने, मैक्सिमम किस एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या है। फिर ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल के दिखाई कि अगर मैंने सही बताया तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फिर कितनी आ रही है, तो वेवलेंथ की इतनी वैल्यू आ रही है। ये लगभग आ गई उनकी वेवलेंथ की वैल्यू 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब उसको फर्दर उन्होंने एक और काम करा, भाई जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा था, डी ब्रोगली ने 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, ये इतना एंगस्ट्रॉम में था। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो वोल्टेज, ये जो वेवलेंथ है,
किस वोल्टेज पे एक्सेलरेट किया था? 54 वोल्ट पे किया था ना, चलो 54, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54 जब सॉल्व करोगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसको लैम्डा डैश मान लेता हूं, चलो ये देखो, ये लैम्डा डैश मान लिया। अब इसमें दोनों को मिला जाए, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ आ रही है और थ्योरेटिकली जो वेवलेंथ आ रही है, दोनों में बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है। और इतना डिफरेंस तो एक्सपेरिमेंट में हो ही जाता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। हाईली एक्यूरेट तो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती ना, आसपास आती है। तो इसका मतलब ये दोनों ये फर्दर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि थियोरेटिकली भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वही आई, एक्सपेरिमेंटली भी वही आई। तो इसका मतलब ये फर्दर सपोर्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, और फिर उसको दोनों को मिला के देखा तो दोनों लगभग आ गया सेम। जो डी ब्रोगली की इक्वेशंस आ रही है वही लगभग इससे आ रही है। दिस फर्दर सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा डुअल नेचर हो गया यहां पर खत्म। इससे पहले हमने पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन किया, अब हमने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको मैंने बताया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के दो पार्ट्स थे, दोनों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है।